ओके, वेरी गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज हमें अपने लेक्चर नंबर 4 में चैप्टर का नाम क्या है? यस, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। संभवतः हम अपने आखिरी लेक्चर में हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड से डील कर लिया है हमने, IUPAC को भी डील कर लिया है हमने। अब हम बात करते हैं अबाउट सम केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। सबसे पहला प्रॉपर्टी है हमारा कंबशन। कंबशन क्या होता है? जलना। सो मोस्ट कार्बन कंपाउंड्स ऑल्सो रिलीज अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एंड लाइट ऑन बर्निंग। जितने भी कार्बन कंपाउंड्स है ढेर सारा हीट एंड लाइट जो है वो रिलीज करते हैं जलने के बाद। तो जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होंगे, हाइड्रोकार्बन्स होंगे, उनको जब भी जलाओगे तो आपको कार्बन डाइऑक्साइड गैस, हाइड्रोजन H2O वाटर मिलेगा और साथ में हीट एंड लाइट मिलेगा, CO2 H2O प्लस हीट एंड लाइट। चाहे कोई सा भी ऑर्गेनिक कंपाउंड आप लो, ठीक है, कोई सा भी हाइड्रोकार्बन आप लो, आप जब भी उसको जलाओगे ऑक्सीजन के प्रेजेंस में तो CO2 H2O प्लस हीट एंड लाइट मिलेगा आपको, राइट? ओके। अभी यहां पे है ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम जो है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से होता है और रिड्यूसिंग फ्लेम जो है वो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से होता है। मतलब जब ऑक्सीजन की ढेर सारा भरमार हो तो ऐसा फ्लेम आएगा आपको, और अगर ऑक्सीजन आपके पास कम होगा तो कुछ ऐसा फ्लेम देखने को मिलेगा आपको, राइट? और कम ऑक्सीजन किस में होता है? अनसैचुरेटेड हाइड्रोजन में, हाइड्रोकार्बन में। और सैचुरेटेड वाले में क्या होता है? हाइड्रोजन, ढेर सारा ऑक्सीजन होता है। तो ये ब्लू फ्लेम दिखेगा। और अगर कम होगा आपके पास ऑक्सीजन तो कैसा फ्लेम दिखेगा? येलो कलर का फ्लेम दिखेगा। आप जब लकड़ी से आग लगाते हो तो देखते हो ऐसा फ्लेम जलता है। और जब आपके गैस में, जो घर पे गैस चूल्हा होता है, उसमें आप जब जलाते हो तो कुछ ऐसा फ्लेम देता है, राइट? हाँ, तो ये है आपके पास एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। जब इसको जला रहे हो तो कैसा फ्लेम दे रहा है? ब्लू फ्लेम दे रहा है। और अगर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को आप जलाओगे तो वो कैसा फ्लेम देगा? यस, येलो फ्लेम देगा आपको। बात करते हैं उनके बीच की डिफरेंस की, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की। तो सैचुरेटेड में कंप्लीट आपके पास क्या होता है? बर्निंग होता है, मतलब कंप्लीट कम्बशन होता है। और यहाँ पे इनकम्प्लीट कम्बशन होता है अनसैचुरेटेड वाले में, ठीक है? ब्लू फ्लेम देगा, यहाँ येलो फ्लेम देगा, क्लीन फ्लेम रहेगा और यहाँ पे ब्लैक स्मोक देगा। यहाँ पे नो सूटी डिपोजिट, यहाँ पे सूटी डिपोजिट। सूटी डिपोजिट आप देख रहे हो कि जब आप गैस चूल्हा में अगर जब आप खाना बनाते हो तो बर्तन को उलट के देखना और हाथ को ऐसा रगड़ के देखना, कुछ भी नहीं आएगा। लेकिन जब आप कोयले पे या फिर क्या इस पे कार्बन वाले लकड़ी पे जब आप ये करते हो, खाना बनाते हो, तो आप देखते हो उसके पीछे को ऐसा करके तो पूरा ब्लैक कलर का डिपॉजिट आ जाता है, पूरा कोल का डिपॉजिट उस पे आ जाता है ना? तो उसको बोलते हैं सूटी डिपॉजिट। ओके, उसका रीजन क्या होता है? इनकम्प्लीट कम्बशन, ठीक है? सूटी फ्लेम जो है ये वाला, इस टाइप का फ्लेम जब भी आएगा आपके पास तो आपके पास सूटी डिपॉजिट होगा, ब्लैक वाला ये होगा। और ये कब होता है? जब इनकम्प्लीट कम्बशन हो। ओके, अच्छा, गैस चूल्हा भी कभी कभी आपका ऐसा फ्लेम देता है, ये आप नोटिस किए होंगे। ये कब होता है? हाँ, जब आपका गैस खत्म होने वाला रहता है तो मम्मी बोलती है कि ऐसा फ्लेम जब देता है तो आपको बोलती है कि अब खत्म होने वाला है, ठीक है, तो नंबर लगा दो सिलेंडर वाले से। ये दूसरा एक और कारण हो सकता है कि अगर आपका बर्नर का जो होल्स होते हैं वो अगर प्रॉपर क्लीन है तो पूरा का पूरा उसमें ऑक्सीजन मिल रहा है तो कैसा फ्लेम देगा? ब्लू कलर का फ्लेम देगा। लेकिन अगर बर्नर क्लीन नहीं है, उसके एयर ओपन जो होल हैं वो क्लीन नहीं है, तो आपको ऐसा देगा फ्लेम। तो गैस सिलेंडर के अंदर गैस रहने के बावजूद भी ऐसा देगा आपको, क्योंकि उसको ऑक्सीजन प्रॉपर मात्रा में नहीं मिल रहा है। ओके, हाँ, ये जो बताया था कि कुकिंग वेसल्स जो है वो ब्लैक एंड क्यों हो जाते हैं? बिकॉज ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को आप जलाते हो तो ऐसा होता है, द अनबर्न कार्बन पार्टिकल्स गेट स्टक टू द बॉटम ऑफ द कुकिंग वेसल्स रिजल्टिंग इन द ब्लैकनिंग ऑफ द बॉटम ऑफ द वेसल्स। कब होता है? जब लकड़ी पे आग लगा रहे हो आप, जब अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो है आप को जला रहे हो, हमारी बात समझ, कंबशन करवा रहे हो। सो वाई डू सब्सटेंस बर्न विथ और विथआउट अ फ्लेम? क्यों, मतलब सब्सटेंस जो है वो बर्न होते हैं विथ और विदाउट फ्लेम, मतलब विथ फ्लेम क्यों जलते हैं और विदाउट फ्लेम क्यों जलते हैं? ये भी आता है। जब आप देखते हो कि जब आप कोयला पे
आप खाना बनाते हो देखते हो तो कोयला जो जलता है वो आग नहीं देता है, बस उसका हीट, जैसा हीटर घर में होता है ना वैसे ही वो मतलब आपको हीट देता है, बस लाल लाल रहता है, हीट देता है। लेकिन लकड़ी जलाते हो तो वो जलता है फ्लेम के साथ। तो ऐसा क्यों होता है? हैव यू एवर ऑब्जर्व इधर अ कोल और अ वुड फायर? हाँ, कोल में आग लगता है और कोई कोल में ये वाला ऐसा टाइप का होता है, बस जैसा लगता है हीटर है ना ये वाला। और बाकी लकड़ी का जब आंच लगा रहे हो तो शुरू में क्या करता है, वो आग फेंकते रहता है जब तक वो है। बाद में जब लकड़ी का फ्लेम जब आग लग भी जाता है तो थोड़ा देर के लिए देखते हो कि ढेर उसमें आग रहता है और हीट देता है आपको। तो ये इसका रीजन क्या है? बिकॉज द फ्लेम इज ओनली प्रोड्यूस व्हेन गैसियस सब्सटेंस बर्न। जब गैसियस सब्सटेंस को आप जलाओगे तो क्या देगा आपको? फ्लेम देगा। और अगर गैसियस सब्सटेंस को आप नहीं जला रहे हो तो फ्लेम नहीं देगा। ओके, so when wood or coal is ignited, the volatile substance present vaporizes and burn with flame in the beginning, evaporating rapidly। मतलब शुरू में मैंने बताया ना कि लकड़ी जलती है, शुरू में जब जलने लगती है तो वो क्या करती हैं? वोलेटाइल होती हैं, मतलब सॉलिड से डायरेक्ट मतलब अपने लिक्विड स्टेट में डायरेक्टली वो किस में चली जाती हैं? गैसियस स्टेट में जल्दी जाती हैं। जैसे पेट्रोलियम जाता है, हाथ में रखो तुरंत जो है उड़ जाता है, अल्कोहल को रख लो उड़ जाता है। तो ये क्या होते हैं? हाईली वोलेटाइल होने के कारण आग जब शुरू में वो जलने लगता है और जलने के बाद जब वो जल गया पूरा तो फिर क्या हो जाता है? इस टाइप का बन जाता है। ठीक है, शुरुआत में ही सिर्फ होता है वो। ओके, सो फॉर्मेशन ऑफ कोल के बारे में बात करते हैं। कोल किस चीज से बनता है? कोल बनता है प्लांट से, जो कि वार्म और ह्यूमिड स्वैम्प्स में 300 से 400 मिलियन दलदली जमीन के अंदर 300 से 400 मिलियंस ईयर्स अगो जो मर गए होंगे और वो दलदली मिट्टी से अंदर नीचे जाके दबते जा रहे होंगे, उसके ऊपर लेयर बनते जा रहा होगा, उससे बनता है। अब देखो क्या हुआ। सो ट्रीज एंड अदर्स प्लांट्स दैट ग्रू इन स्वैम्पी एरियाज, 300 से 400 मिलियन ईयर्स अगो वो जो मर गए थे, दे रिमेन्स गॉट बरीड इन द स्वैम्पी सॉइल। दलदली मिट्टी के अंदर जो है वो बरी हो जाते हैं, दब जाते हैं। और समय के अनुसार मतलब समय बढ़ते के साथ देयर रिमेन्स वेर कवर्ड विथ लेयर्स ऑफ सेडिमेंट्स लाइक मड्स एंड सैंड्स। मड्स और सैंड से वो नीचे दबते चले जाते हैं। इन लो ऑक्सीजन कंडीशन द बरीड प्लांट्स मटेरियल फॉर्म द डार्क ब्राउन मटेरियल कॉल्ड पिट। ये पिट बनाते हैं कुछ यूं, अगर जब ऑक्सीजन की कमी होती है उसके पास तो। और उसके बाद ग्रेजुअली ज्यादा से ज्यादा सेडिमेंटेशन वहां पे होते रहता है, मतलब नीचे बैठते चले जाते हैं। और ये जो पिट है वो कंप्रेस हो जाता है। पिट वाज कंप्रेस बिटवीन लेयर्स ऑफ सेडिमेंट्स और वो इग्नाइट होने का रूप ले लेता है, मतलब अब वो जलने योग्य हो जाता है, राइट। फिर लेटर ऑन फर्दर कंप्रेशन रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ बिटुमिनस कोल। बिटुमिनस कोल का फॉर्म लेता है और यही और ज्यादा फर्दर अगर कंप्रेशन किया जाएगा तो एंथ्रासाइड बन जाता है, जो कि आप जिसको कहीं पे भी यूज करते हो जलाने का या हीटिंग पर्पस के लिए कहीं पे यूज करते हो इसको। ओके, नेक्स्ट वी हैव गॉट एडिशन रिएक्शन एंड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब पहले हम जानते हैं कि रीजन क्या होता है एडिशन और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के पीछे का। देखो, जितने भी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होंगे और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होंगे, उसमें बात करता हूं कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हमेशा से सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करेंगे, और अनसैचुरेटेड जो हाइड्रोकार्बन है वो हमेशा से एडिशन रिएक्शन करेंगे। क्यों, बता रहा हूं। देखो, अब चूंकि देखो यहां पे ऐड करने वाला कोई चीज तो है नहीं ना, सबके पास सिंगल बॉन्ड है। सैचुरेटेड का मतलब क्या होता है, अब नो मोर। सैचुरेटेड सॉल्यूशन का मतलब अब इसमें फर्दर सॉल्यूट इसमें डिसॉल्व नहीं हो सकता, है ना। तो इसमें फर्दर कुछ एडिशन नहीं कर सकते आप। सबके पास जो जितने भी बॉन्ड जो चाह रहा था उसके पास मिल गया। कार्बन के पास 4 बॉन्ड होना चाहिए था, 1 2 3 4, इसके पास भी। हाइड्रोजन के पास 1 बॉन्ड होना चाहिए। तो सबके पास पर्याप्त मात्रा में सब कुछ है, तो यहाँ पे एडिशन नहीं कर सकते हम कुछ। हाँ, कर क्या सकते हैं, सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं, है ना। 4 कुर्सी घर में रखी हुई है, 4 गेस्ट आए हुए हैं, चारों अगर बैठ गए तो अब एडिशन नहीं हो सकता, अब कोई बैठ नहीं सकता है। हाँ, एक चेयर हट सकता है, दूसरा मतलब एक कोई उठेगा तब दूसरा कोई बैठेगा, है ना। सो हम अगर जब Cl2
इसको जब TCl2 के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो कोई एक हाइड्रोजन हटेगा, कोई एक Cl हटेगा, और ये H किसके साथ चला जाएगा, किसी एक Cl के साथ। अगर ये H इस Cl के साथ चला गया, ये यहां अटैच हो गया। समझ में आ रहा? HCl हो गया, ये कहां चला जाएगा, उधर चला जाएगा, मोनोक्लोरोइथेन बन जाएगा। इसकी बात करें, अब यहां पे देखो गुंजाइश है मेरे पास ऐड करने का। क्यों? क्योंकि इसके पास डबल बॉन्ड है। अगर हम एक बॉन्ड को तोड़ेंगे बच्चा, तो देखो यहां पे दो जगह वेकेंट हो गई मेरे पास, तो एक Cl यहां और दूसरा Cl यहां जा सकता है, अटैच हो सकता है। तो मतलब यहां पे एडिशन होना लाजमी है, जगह है हमारे पास, बैठ सकता है। अब इसको यूं समझो कि मान लो कि 4 कुर्सी है और 3 लोग हैं, एक बंदा जो है ना 2 कुर्सी को एक के ऊपर एक बैठा के रखा हुआ है, तो मेरे भाई गुंजाइश तो है ना कि वो उठे, कुर्सी उठाए, भैया बैठ जाइए, हम आपके लिए जगह बुक करके रखे हुए हैं, राइट। तो वही है अनसैचुरेटेड वाले, 2 कुर्सी पे बैठे हुए हैं, है मेरे पास व्यवस्था कि हम अब यहाँ पे 3 कुर्सी पे लेके बैठे हुए हैं। तो यहाँ पे क्या गुंजाइश है कि यहाँ पे भी 2 एक और टूट सकता है, मतलब 4 लोग की यहाँ पे बैठने की व्यवस्था है। एक बंदा जो है 3 कुर्सी लेकर के बैठा हुआ है, ठीक है। तो यहां पे भी हो सकता है। तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हमेशा से कैसा जाएंगे, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करेंगे, बिकॉज उनके पास सिंगल बॉन्ड रहता है जो कि स्टेबल है, केमिस्ट्री की भाषा में स्टेबल है वो। अब उसको और चाहिए नहीं, एक कुर्सी पे कोई बैठा हुआ बंदा वो स्टेबल है, उसको किसी चीज की दिक्कत नहीं है। हाँ, दूसरे को बैठना है तो उसको हटा के बैठो। ओके, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हमेशा एडिशन रिएक्शन करेगा बिकॉज दे कंटेन डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड्स विच आर वीकर एंड इजियर टू ब्रेक। डबल और ट्रिपल बॉन्ड हमेशा इजियर होते हैं ब्रेक करने में। आ रही बात समझ? अब तुम इसको उससे रिलेट मत करना कि भैया एक लकड़ी है, एक लकड़ी तो आराम से टूट जाएगा और 2-3 लकड़ी है तो सर तो थोड़ा मुश्किल होगा ना। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये केमिस्ट्री है, यहाँ मेरा रूल चलता है। जैसे मैथ्स और केमिस्ट्री में देखो क्या अंतर है, मैथ्स वाले जो भी काम करेंगे सुपरस्क्रिप्ट में काम करते हैं और हम जो भी काम करते हैं सबस्क्रिप्ट में काम करते हैं। मेरा मर्जी है ना, C2 लिखना है, 2C बताना है तो हम कहाँ लिखते हैं, नीचे लिखते हैं। लेकिन मैथ्स वाले को अगर x2 बताना है तो ऊपर लिखते हैं। तो ये केमिस्ट्री है, मैथ्स और केमिस्ट्री अलग अलग है। ओके, यहां पे एक से ज्यादा रहेगा तो आसान है तोड़ना, याद रखना। अब हम बात करते हैं एडिशन रिएक्शन की प्रॉपर तरीके से। अभी तो रीजन समझा हमने क्यों होता है। तो एडिशन रिएक्शन में हमने बताया था कि अनसैचुरेटेड ही कंपाउंड्स जो हैं, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स ही इसको कर पाते हैं। तो अनसैचुरेटेड को एक चीज और देखना है हमको कि अनसैचुरेटेड जब भी एडिशन रिएक्शन करते हैं तो किसकी तरफ बढ़ते जाते हैं, सैचुरेशन की तरफ बढ़ते हैं। 2 था, एक को तोड़ते हैं ना वो लोग, कहाँ जाते हैं, दो कुर्सी बैठा हुआ था तो एक कुर्सी निकलवा देते थे ना, तो इसका मतलब वो सैचुरेशन की तरफ बढ़ रहे हैं। अब सिंगल बॉन्ड की तरफ बढ़ रहे हैं सब लोग। अब ये अकेले हो नहीं सकता, इसके लिए चाहिए क्या, कैटलिस्ट। कैटलिस्ट क्या होता है सर? कैटलिस्ट बेसिकली एक ग्रुप ऑफ एटम्स या कंपाउंड होता है जो कि रिएक्शन को तेज करता है। इट इंक्रीजेस द रेट ऑफ रिएक्शन, उसको बोलते हैं कैटलिस्ट। अब ऐसे कहने का मतलब है, मान लो कि 2-4 आप लोग बैठे हुए हो, ठीक है, सब लोग बैठे हुए हैं और कोई तुम्हारा दोस्त आ गया तो तुम तो वैल्यू दोगे नहीं उसको। लेकिन अगर कोई कैटलिस्ट आ गया, आपके पापा आ गए, हटो बैठने दो, तो क्या होता है, हाँ तुरंत आपका काम जो है स्टार्ट हो जाता है जल्दी, हाँ पापा बोल रहे बैठना, नहीं तो क्या होगा, मार खाइएगा और क्या होगा। तो ये आसानी से होता नहीं है, इसको कोई ना कोई बीच में चाहिए, बड़े भैया चाहे बड़े पापा या पापा चाहिए कि ये जो है काम करवाओ, है ना, कुर्सी छोड़ो। तो अनसैचुरेशन को सैचुरेशन में कन्वर्ट करने के लिए वी रिक्वायर्ड अ रीएजेंट, मतलब कोई चाहिए हमको इस काम को करने के लिए। तो इसमें हम क्या यूज करते हैं, H2 और निकल कैटलिस्ट का यूज करते हैं। तो इससे क्या होता है, एक बॉन्ड टूटता है और 2 लोग जुड़ते हैं, फिर एक बॉन्ड टूटता है, इसको भी अगर फर्दर आप तोड़ना चाहते हो तो एक और बॉन्ड टूटा और 2 जुड़ गया। तो मतलब इसमें कितने लोग ऐड हो गए, 2 बॉन्ड हटा तो 4 लोग ऐड हो गए ना। देखो फाइनली हमको कितना एडिशन देखने को मिला, 4। और एक चीज और देखो, हाइड्रोजन की एडिशन हो रही है। क्यों हाइड्रोजन की एडिशन हो रही है? क्योंकि हमने हाइड्रोजन ही दिया हुआ था, H2 दिया था ना। तो इस रिएक्शन को हम लोग हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन भी बोलते हैं। क्यों? द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू एन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन टू ऑब्टेन अ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन इज कॉल्ड हाइड्रोजिनेशन। हमने H2 को ऐड किया हुआ। सर कुछ और ऐड नहीं कर सकते? कर सकते हैं मेरे भाई, Cl2 ऐड करो ना, क्या दिक्कत है हमको, Cl2 हो जाए, क्लोरिनेशन बोल दो उसको,
लेकिन यहां फिलहाल हाइड्रोजनेशन। समझ में आ रहा है ना, एक बॉन्ड टूटा और 2 लोग ऐड हुए, कौन कौन, ये 2 हाइड्रोजन था, वही 2 ऐड हो गए, फिर और 2 ऐड हो गए। ओके, इस प्रोसेस को हम मार्केट में भी यूज करते हैं, कमर्शियल पर्पस के लिए हम क्या यूज करते हैं, वेजिटेबल ऑयल्स को वेजिटेबल घी बनाने में, वेजिटेबल ऑयल्स को वेजिटेबल घी बनाने में, मतलब रिफाइन, जो तुम्हारे पास रिफाइन है, कोकोनट ऑयल्स हैं, बहुत सारे एडिबल ऑयल्स होते हैं ना, पाम ऑयल्स होते हैं, तो उन सारे लोग को घी बनाने में, वेजिटेबल घी जैसे डालडा, इसके प्रोसेस में हम इस चीज को यूज करते हैं। देखिए, जो अनसैचुरेटेड फैट्स होते हैं, मतलब अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स होते हैं, वो वेजिटेबल ऑयल की शक्ल में रहते हैं, लिक्विड की शक्ल में रहते हैं, और जब भी उसको कोई कैटलिस्ट के साथ प्रेजेंस में डालो और जो भी मिला, यहाँ पे जैसे हाइड्रोजन मिला है, तो ये क्या हो गया, सैचुरेटेड बन गया, और ये किसका फॉर्म ले लेता है, घी का फॉर्म ले लेता है। ठीक है, तो ये मार्केट में आप वेजिटेबल ऑयल को वेजिटेबल घी बनाने में भी इसका यूज करते हो। अब लोग पूछते हैं सर वेजिटेबल ऑयल सही है या वेजिटेबल घी सही है, तो देखो अगर कंपैरिजन करें तो अनसैचुरेटेड फैट जो है वो थोड़ा ज्यादा हार्मफुल होता है एज कम्पेयर टू द सैचुरेटेड फैट। सैचुरेटेड फैट जो है वो किसी मतलब बहुत हद तक सही होता है। ठीक है, ये जो है वो उतना मतलब देखो खराब तो दोनों है ना, सरसों ठीक है, मतलब तेल तो ठीक ही नहीं होता ना, और घी भी ठीक नहीं होता, ये चीज तो अच्छा होता ही नहीं है, लेकिन इन दोनों के कंपैरिजन में ये सही है, इसलिए हम लोग घी खाते हैं घर में, और बोलते हैं कि ऑयल मना करो, घर का घी खाओ, है ना। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की बात करें तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो है हमेशा से सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की तरफ जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, क्लास 10 के हिसाब से, मतलब क्लास 10 के हिसाब से आपको सनलाइट के प्रेजेंस में ही छोटा मोटा रिएक्शन बताया गया है। जैसे मान लो मीथेन है, मीथेन में आपको सब्स्टिट्यूट करना है क्लोरीन को, तो आप क्या करते हो, सनलाइट के प्रेजेंस में जब रखोगे तो एक हाइड्रोजन हट जाएगा और वो एक हाइड्रोजन Cl के साथ मिल जाएगा, और एक Cl जो पहले बताया था वो इसके साथ अटैच हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, मिथाइल क्लोराइड। द रिप्लेसमेंट, सर मिथाइल क्लोराइड कल तो आप तो क्लोरोमीथेन कर रहे थे बच्चा, दिस इज देयर कॉमन नेम, मिथाइल क्लोराइड उसका कॉमन नेम है, फिलहाल इसका क्या नाम है, मिथाइल क्लोराइड, लेकिन आईपीसी में जाओगे तो क्लोरोमीथेन हो जाएगा इसका नाम। ठीक है, सो द रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन एटम विद हैलोजन इन एन ऑर्गेनिक कंपाउंड इज कॉल्ड हैलोजिनेशन। अगर आप ये हैलोजन ग्रुप में आते हैं ना, क्लोरीन, ब्रोमो, ये सब, ब्रोमीन, आयोडो मतलब आयोडीन, ये सब कहाँ आते हैं, हैलोजन ग्रुप में आते हैं, तो वो जब रिप्लेसमेंट करते हैं ना हाइड्रोजन को, तो हम कहते हैं हैलोजिनेशन हुआ है। ओके, तो ये दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, कई जगह से डायरेक्ट आपसे सवाल पूछ देगा कि हाइड्रोजनेशन क्या है और हैलोजिनेशन क्या है, तो हाइड्रोजनेशन कहाँ एडिशन रिएक्शन में, हैलोजिनेशन कहाँ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में। ठीक है, ओके, ये इसका मैकेनिज्म है कैसे सब्स्टिट्यूट होता है, तो ये H, इसके कोई भी H, ये चारों में से कोई भी, ऐसा नहीं कि हमने इस पे ही दाव लगा रखा है, कोई भी, ये इसके साथ जाके अटैच हुआ और ये वहां जाकर के मिल गया। ठीक है, फिर चाहते हो आपके फिर सब्स्टिट्यूट करा देते, एक और सब्स्टिट्यूट करा देते, एक और हाइड्रोजन हट जाएगा। ठीक है, तो एक था तो मिथाइल क्लोराइड हुआ, दो था तो डाइक्लोरोमीथेन, है ना, ये क्लोरोमीथेन, डाइक्लोरोमीथेन, फिर और करोगे तो ट्राइक्लोरोमीथेन हो जाएगा, एक बार और सब्स्टिट्यूट करोगे तो तीसरा हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट हो जाएगा तो ट्राइक्लोरोमीथेन। अब चौथा हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करना है तो फिर से HCl से मतलब Cl2 उसको लगा दो सनलाइट के प्रेजेंस से, तो फिर से ये Cl को रिप्लेस करेगा, तो अब हो जाएगा टेट्राक्लोरोमीथेन। क्या हो जाएगा, टेट्राक्लोरोमीथेन या कार्बन टेट्राक्लोराइड, और हमेशा से HCl बाहर निकल जाएगा। ओके, अब कुछ इंपॉर्टेंट कार्बन कंपाउंड्स देखते हैं। जैसे हमारे पास इथेनॉल है, इथेनॉल अभी बिहार में चुनाव चल रहा है तो सब लोग इथेनॉल कर रहे हैं ना, तो ये इथेनॉल की इंपॉर्टेंस इसलिए अभी यहाँ पे आई है। देखो इथेनॉल जो है वो लिक्विड रहता है रूम टेम्परेचर में, और इसको हम लोग अल्कोहल भी कहते हैं। ठीक है, और ये एक्टिव इंग्रेडिएंट्स है सारे अल्कोहलिक ड्रिंक्स में, जितने भी अल्कोहलिक ड्रिंक्स होते हैं उसमें इथेनॉल ही ऐड होता है। ठीक है, सो चूंकि ये बहुत अच्छा सॉल्वेंट है, इसको हम लोग यूज करते हैं टिंचर आयोडीन, जो आप चोट लगता है तो उस पर लगाते हैं, कफ सिरप में और मैनिटोनिक, बहुत सारे टॉनिक्स में भी इसको यूज करते हैं। इसलिए देखते हो कि अब जब बिहार में जब शराबबंदी चल रही है तो बहुत लोग कफ सिरप भी पीना चालू कर दिए, क्योंकि उसके अंदर है। समझ में आ रहा है? हाँ, बस इस चीज का ख्याल रखिएगा कि ये पीने योग्य नहीं है। ये जो है अंदर का जितना तुम्हारा जो ये
घाव वाव हुआ होगा ना, सब ठीक कर देगा अगर एक बार पी लोगे तो, और दोबारा फिर हॉस्पिटल का भी रास्ता देख लेना। तो ये सॉल्युबल है सारे वाटर में, मतलब वाटर के अंदर किसी भी प्रोपोर्शन में जो है वो सॉल्युबल है। ओके, सो रिएक्शन ऑफ इथेनॉल, इथेनॉल का कुछ रिएक्शन देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट। जैसे अगर वो सोडियम के साथ रिएक्ट करा, है ना, जब सोडियम के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा, बन जाएगा वो सोडियम इथेनॉएट, सॉरी सोडियम इथोक्साइड बन जाएगा। ठीक है, सोडियम इथोक्साइड बन जाता है और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाता है। ठीक है, हाइड्रोजन यहां से निकलता है और वो Na यहां पे ऐड हो जाता है। दूसरा है हमारे पास रिएक्शन टू गिव अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, मतलब डिहाइड्रेशन ऑफ इथेनॉल भी देखने को मिलता है। देखो इथेनॉल को जब H2SO4 और हॉट कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ मिलाओगे ना, तो क्या होगा, यहां पे H2O निकल जाएगा, ये OH, इसका हम पूरा कंपाउंड बनाते हैं आपके लिए, 1 2, है ना, ये OH, ये H H H H और H, इसमें क्या होता है, एक H और एक OH निकल जाता है। तो जब ये निकल जाएगा, देखो बच्चा इसके पास कितना बॉन्ड बच जाएगा, H H H और H, 1 2 3 इसके पास भी और इसके पास भी एक एक बन जाएगा। तो ये क्या करता है, एक और बॉन्ड बना लेता है, समझ में आया, और निकल क्या जाता है, एक OH निकला और एक H निकला, तो क्या बन गया, वो H2O निकल गया ना। तो यहां पे क्या हुआ, डिहाइड्रेशन, हाइड्रेशन का मतलब पानी और डिहाइड्रेशन मतलब पानी निकल गया। ठीक है, तो डिहाइड्रेशन भी होता है इथेनॉल का, याद रखना। इसमें भी रिएजेंट कौन लगते हैं, कोई एसिडिक रिएजेंट रखो, H2SO4 हो गया, HCl हो गया, हॉट कंसंट्रेटेड रखना है आपको। ओके, सो ऑक्सीडेशन की बात करें तो कार्बन कंपाउंड्स कैन बी इजीली ऑक्सीडाइज्ड ऑन कंबशन। इन एडिशन टू दिस कंप्लीट ऑक्सीडेशन वी हैव रिएक्शन इन विच अल्कोहल्स आर कन्वर्टेड टू कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बन कंपाउंड्स जो है इजीली ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, हमने कंबशन में जानता, मतलब कंबशन के टाइम के बाद, ऑन कंबशन मतलब जलाओगे तो कार्बन कंपाउंड्स इजीली ऑक्सीडाइज हो जाते थे ना, CO2 प्लस H2O तुरंत बन जाते थे। तो इन एडिशन टू कंप्लीट ऑक्सीडेशन वी हैव रिएक्शन इन विच अल्कोहल्स आर कन्वर्टेड टू कार्बोक्सिलिक, मतलब अल्कोहल जो है कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाते हैं। देखो ये इथेनॉल है जो कि किस फंक्शनल ग्रुप से आ रहा है, अल्कोहल। जब इसके अंदर एक रिएजेंट डालेंगे और ये जो है एक ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट है, KMnO4 हो गया या K2Cr2O7 हो गया, ये एक ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट है, मतलब ये ऑक्सीजन देते हैं, जब रिएक्शन होगा तो ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं। तो देखो इसको जब ऑक्सीजन प्रोवाइड करेंगे तो क्या बन जाएगा, वो इथेनॉइक एसिड बन जाएगा। इसको मैं थोड़ा सा इलाबोरेट करके दिखा रहा हूं, जैसे CCOH H H H H H, ये किसमें कन्वर्ट हो जा रहा है, जब यहाँ पे कोई भी ऑक्सीजन को देने वाला अगर कोई होगा, एक ऑक्सीजन उसके पास मान लो जाएगा, तो क्या होगा, देखो यहाँ OH था ना, 1 2 3 4 और यहाँ पे भी H था, तो क्या करता है, ये एक ऑक्सीजन दे देता है, जिसके वजह से एक हाइड्रोजन यहाँ पे हटा, ये वाला जो हाइड्रोजन था वो हट जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसको हटने के बाद एक बॉन्ड और बन जाएगा और यहाँ पे O लग जाएगा, एक और वो हट जाएगा। तो हटेगा कितना, बेसिकली इसके चलते 1 2 3 4, ठीक हुआ, नहीं हटना एक ही को पड़ेगा, एक को हटेगा तो काम चल जाएगा। तो CH3COOH, हाँ एक ही हाइड्रोजन हटेगा, ठीक है, और एक ऑक्सीजन आके ज्वाइन हो जाएगा। देख रहे हो ना, ये वाला ऑक्सीजन मान लो हट गया, ठीक है, ये बॉन्ड खत्म हो गया, नहीं 2 हटेगा ना, इसको भी हटना पड़ेगा, 2 हाइड्रोजन हटेगा, मतलब निकलेगा क्या आपके पास H2, 2 हट जाएगा और एक ऑक्सीजन जो है जाकर के अटैच हो जाता है, मतलब 2 H2 गैस निकल जाएगा और एक O जाकर के अटैच हो जाएगा, तभी ये क्या बना, इथेनॉइक एसिड। ये कब बनेगा, जब कोई आपके पास ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट होगा तो। ओके, नेक्स्ट हमारे पास एक और कार्बन कंपाउंड है, दैट इज इथेनॉइक एसिड, जो कि कॉमनली कॉल्ड एसिटिक एसिड अपन बोलते हैं। बिलोंग्स टू अ ग्रुप ऑफ एसिड्स कॉल्ड कार्बोक्सिलिक एसिड, फंक्शनल ग्रुप में आते हैं ये। अगर 5 से 8% सॉल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड इन वाटर डालो तो उसको विनेगर बोलते हैं, मतलब 92 ग्राम पानी के अंदर अगर 8 ग्राम आपने एसिटिक एसिड डाल दिया, इथेनॉइक एसिड डालिए, तो विनेगर बनता है,
जिसको आप चाउमीन में कहाँ कहाँ डाल करके आप उसको बनाते हो, है ना, एडिबल होता है। और उसको एज अ प्रिजर्वेटिव में के फॉर्म में भी यूज करते हो, पिकल्स का, पिकल को बचा के मतलब अचार को बचा के रखने के लिए भी इसको यूज करते हो आप। इसका मेल्टिंग पॉइंट 290 केल्विन होता है। फ्रोजन एसिटिक एसिड इज ऑल्सो कॉल्ड ग्लेशियल एसिटिक एसिड। ये इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, जिसका कोई सर पैर नहीं होता है ना, वो बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, याद रखना, क्योंकि जिसपे आपका इन सारे चीजों पे बहुत कम ध्यान जाता है आपका, ठीक है। फ्रोजन एसिटिक एसिड को ग्लेशियल एसिटिक एसिड बोले, ये आपका दिमाग बहुत कम याद रख पाता है, क्योंकि इसका कोई रीजनिंग और दुनिया जान है नहीं ना, इसलिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो इसको काम करो, जैसे एक्वा रिजिया हो गया, बहुत सारी ऐसी कंपाउंड्स है जिसको आप बहुत ज्यादा हम ध्यान नहीं देते हैं, वो सबको आप क्या करो, लिस्ट आउट कर लो। जैसे मैंने इसको लिस्ट आउट किया ना, इसको साइड में रख लो और रोज कभी एक बार जैसे हनुमान चालीसा पढ़ते एक बार देख लो, इसे तुम्हारे जहन में रहेगा। ओके, अब इथेनॉइक एसिड का कुछ रिएक्शन देख लें। पहला रिएक्शन है स्टेरिफिकेशन रिएक्शन। इसमें क्या होगा, इथेनॉइक एसिड जब अल्कोहल से यानी इथेनॉल से जब रिएक्ट करता है किसी एसिड के प्रेजेंस में, तो ये बना देता है ईस्टर, ठीक है, ईस्टर का फॉर्मेशन कर देता है। ये सारी चीजें को याद करके रखना। ईस्टर बच्चा क्लास 12 में डायरेक्ट आएगा, तो क्लास 10 के लिहाज से मैं अगर एक सीक्रेट आपको टेक्निक बताऊं, तो जितने भी इसके अंदर एग्जाम्पल्स हैं, जितने भी रिएक्शन हैं, उसको बस गो थ्रू करो, क्योंकि बहुत सारे ऐसे रिएक्शन हैं जिसका रीजन या मैकेनिज्म आपको यहाँ पढ़ना नहीं है। सिंपल सा रिएक्शन है, जैसे ये रिएक्शन दिया हुआ है, इसमें आपको ये जानना है कि इथेनॉइक एसिड और इथेनॉल को जब एसिड के प्रेजेंस पर रखेंगे तो ईस्टर बन जाएगा। अब मैं यकीन दे से बता रहा हूं आपको, पक्के यकीन से बता रहा हूं कि कभी भी आपसे इसके पीछे का मैकेनिज्म पूछेगा नहीं, लेकिन मैं ये भी पक्के से बता रहा हूं कि ये आपके दिमाग में बहुत ज्यादा देर तक रहेगा भी नहीं। तो ये आप इसको भी नोट डाउन करके याद रखो कि क्योंकि अगर एग्जाम में आएगा ना, तो पूरा का पूरा यही रिएक्शन से ही आएगा। मतलब ऐसा नहीं कि CH3 की जगह पे NH3 लगा देगा, कुछ अलग नहीं करेगा, सेम चीज देगा आपको। तो ये याद रखना है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं सैपोनिफिकेशन, प्रिपरेशन ऑफ सोप। इसमें क्या होता है, कार्बोनेट्स का रिएक्शन या हाइड्रोजन कार्बोनेट्स का रिएक्शन होता है इथेनॉइक एसिड के साथ। तो जब इथेनॉइक एसिड सोडियम कार्बोनेट के साथ मिलता है किसी बेस के प्रेजेंस में, और बेस हम लेट्स से सोडियम हाइड्रोक्साइड लेते हैं, तो ये बना देता है सोडियम इथेनॉइट। और सेम रिएक्शन ही हमको मिलता है जब हम सोडियम कार्बोनेट की जगह सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का भी यूज करेंगे, तो भी सेम रिएक्शन आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। ओके, ये आपके पास है, प्रोसेस में आता है कि ईस्टर को जब हम एल्केली मिला देते, तो हालांकि ये तो तुम्हारे सिलेबस से निकल गया है, बट फिलहाल आ गया है तो बता दो, नहीं तो बोलोगे सर तो नहीं आता है, नहीं बताएं। ओके, सो इसमें जो है ईस्टर को जब आप एल्केली के साथ मिलाओगे तो आपको क्या मिलता है, अल्कोहल मिलता है और सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है। क्या होता है इसमें, हाइड्रोलाइसिस ऑफ ईस्टर होता है। मतलब इस पे आप, हाइड्रोलाइसिस का मतलब क्या होता है, पानी का टूटना। मतलब पानी को, जब पानी है आपके पास, पानी से H2 और O2 अलग अलग कर दो, लाइसिस का मतलब तोड़ना होता है, तोड़ना। तो हाइड्रोलाइसिस पानी का टूटना, H2 और O2 में कन्वर्ट होना। तो उसी तरीके से यहाँ पे हाइड्रोलाइसिस किसका हो रहा है, ईस्टर का, टूटेगा ईस्टर। देखो किस में बदलेगा, तो इथाइल एसीटेट है आपके पास, कोई बेस मिलाए तो किस में टूट गया, देखो दो हिस्सा में बदल गया ना, इथेनॉल में और एक इथेनॉइक एसिड में। COOH है भैया, सोडियम इथेनॉइक एसिड है, ये गलत है बच्चा। CH3COOH ये क्या है, इथेनॉइक एसिड है, ठीक है, यहाँ पे गलत दे दिया है। और जब फिर से हम रिएक्शन करेंगे अल्कली के साथ, किसका, इसका सोडियम सोडियम क्या बोलते हैं इसको, इथेनॉइक एसिड के साथ, तो क्या आ जाएगा आपके पास, देखो यहां भी गलत दे दिया, इथेनॉल नहीं है ये, इथेनॉइक एसिड है, तो क्या बन जाएगा, सोडियम इथेनोएट बन जाएगा, ठीक है। तो ये भी आपकी जानकारी के लिए है। यहाँ पे देखो हाइड्रोलाइसिस ऑफ ईस्टर हुआ ना, टूटा, और यहाँ पे भी पानी अलग हो गया। तो ये दो स्टेप में होता है बेसिकली। सैपोनिफिकेशन, सैपोनिफिकेशन में क्या हो रहा था, इथाइल मतलब कोई भी ईस्टर को जब बेस में मिलाओगे तो क्या बन जाता था, सोडियम इथेनोएट, सोडियम एसीटेट बन जा रहा है और इथेनॉल मिल जा रहा है। हमारा मकसद है इससे, हमारा काम कारण इससे है, इस चीज से हमको मतलब है, याद रखना। वेजिटेबल ऑयल्स जो हैं
उसको जब आप सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ मिलाओगे तो ये सोप बन जाता है और ग्लिसरॉल आपको देखने को मिलता है। आप बहुत सारे साबुन में देखते होंगे ग्लिसरॉल में एडेड रहता है। तो ये कैसे बनता है? वेजिटेबल ऑयल्स को NaOH के साथ मिलाओ, सोप बन गया। इससे ये वाला, अब ये जितना लंबा चेन बन सकता है, अब ये नहीं कि जैसे CH3C था तो इसको बहुत सारा भी C17H35COONA, मतलब ये इधर साइड रहेगा और ये जितना लंबा लेके जा सकते हो, पूछ है हनुमान जी का, जितना लंबा लेके जा सकते हो, जितना लंबा अल्काइल ग्रुप लेके जा सकते हो। समझ में आ रहा? सो सोप्स एंड डिटर्जेंट के बारे में बात करें तो सोप इज द सोडियम सॉल्ट और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ अ लॉन्ग चेन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, मतलब लंबी चेन होती है किसी सोडियम सॉल्ट या सोडियम के जगह पे पोटेशियम सॉल्ट भी यूज हो सकता है, और लंबी चेन होती है कार्बोक्सिलिक एसिड के पीछे। ये यहां पे बात करिए आपका हाइड्रोकार्बन चेन है और ये कौन सा है? आयनिक एंड है। डिटर्जेंट इज द सोडियम सॉल्ट ऑफ अ लॉन्ग चेन बेंजीन सल्फोनिक एसिड। डिटर्जेंट क्या होता है? बेंजीन चेन सल्फोनिक एसिड होता है, सल्फर उसके अंदर होता है, सल्फोनिक वाला। तो यहां पे क्या होगा? हाइड्रोकार्बन चेन होगा और आगे SO4 Na+ होता है, ठीक है, सल्फोनिक एसिड, ये डिटर्जेंट का है। अब एक्शन ऑफ डिटर्जेंट इन हार्ड वाटर एंड सॉफ्ट वाटर के बारे में बात करें तो सोप को जब आप सॉफ्ट वाटर या हार्ड वाटर के साथ मिलाओगे तो क्या होगा? डिटर्जेंट को सॉफ्ट वाटर और हार्ड वाटर के साथ मिलाओगे तो क्या होगा? तो देखो, सोप में जो सॉफ्ट वाटर अगर मिलाओगे तो आसानी से झाग बन जाएगा, लेकिन हार्ड वाटर के साथ आसानी से झाग नहीं बनाता है, ठीक है, क्योंकि उसके अंदर रहता है कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयंस, ठीक है, आसानी से झाग बनने नहीं देते हैं। डिटर्जेंट की बात करें तो सॉफ्ट वाटर में भी और हार्ड वाटर दोनों के अंदर और आसानी से आपके पास लेदर बन जाता है, मतलब झाग बन जाता है। उसमें कोई भी स्कम फॉर्म नहीं होता। स्कम का मतलब होता है जैसे वो एक क्या बोलते हैं उसको, एक प्रेसिपिटेट नहीं बनता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे रिएक्ट्स विद कैल्शियम और मैग्नीशियम आयंस टू फॉर्म इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट कॉल्ड स्कम। हाँ, यहाँ पे बन जाता है हार्ड वाटर के साथ, प्रेसिपिटेट बन जाता है। मतलब आप देखते होगे कि जब आप साबुन से कपड़ा को ऐसा रगड़ोगे ना तो झाग नहीं बनता है, मतलब ऐसा लगता है कि थोड़ा थोड़ा एक थिक टेक्सचर वाला ये बन जाता है जिससे धुलाता नहीं है, ठीक है। वहीं पे डिटर्जेंट के बारे में बात करें तो यहाँ पे भी कोई स्कम नहीं बनता, कोई प्रेसिपिटेट नहीं बनता जो कि इनसॉल्युबल हो, और यहाँ पे भी कोई जो है प्रेसिपिटेट स्कम नहीं बनता है, ठीक है, प्रेसिपिटेट वाला नहीं बनता है। 2 सैंपल्स ऑफ हार्ड वाटर आर टेकन, 2 सैंपल लिया गया हार्ड वाटर का, एक एक्टिविटी कर रही है, एक जगह सोप डाला एक, ठीक है, और एक जगह डिटर्जेंट डाला, तो लेदर फॉर्म्स इन वाई, इसके अंदर लेदर फॉर्म हुआ और उसके अंदर क्या बन गया? स्कम। देखो ऐसा, so leather form in Y but not in X, detergents form leather even with hard water while ordinary soap is wasted due to formation of scum। तो सारा जो है वेस्ट हो जाता है, आपका सारा साबुन रगड़ते रहिए, कोई फायदा नहीं होगा। तो सोप इज द सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ एन ऑर्गेनिक फैटी एसिड, इट रिएक्ट्स विद हार्ड वाटर फॉर्मिंग स्कम, हेंस ऑर्डिनरी सोप इज वेस्टेड। दे आर द सोडियम सॉल्ट्स ऑफ अल्काइल सल्फोनिक ग्रुप ऑन डिटर्जेंट इंस्टेड ऑफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप। हम दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है? सोप जो है बायोडिग्रेडेबल है, मतलब आसानी से डिकम्पोज हो जाता है, ये डिकम्पोज नहीं होता, नॉन बायोडिग्रेडेबल है, वो सूटेबल नहीं है वॉशिंग के लिए इन हॉट वाटर, लेकिन ये सूटेबल है हार्ड वाटर में। वो वीक क्लींजिंग एक्शन है उसके पास और ये स्ट्रॉन्ग क्लींजिंग एक्शन रखता है। सबकी पसंद निर्मा है ना, प्रचार, तो डिटर्जेंट से कपड़े धुल जाते हैं, लेकिन हालांकि वो नॉन बायोडिग्रेडेबल है। अब उसकी एक्शन को देखते हैं। तो बच्चा, जितने भी जब आप डिटर्जेंट्स या सोप लगाते हो तो क्या हो, सोप लगाते हो तो क्या होता है, उसके पास 2 एंड होता है, एक एंड होता है हाइड्रोफिलिक एंड, एक होता है हाइड्रोफोबिक एंड। हाइड्रोफोबिक एंड का मतलब जो कि पानी से डरता है, और हाइड्रोफिलिक एंड का मतलब है जो कि पानी का लवर है। अब होता क्या है, अगर मान लो यहाँ पे डर्ट है, यहाँ पे अगर डर्ट है, यहाँ गंदगी है कपड़े के ऊपर, तो वहां पे जितने भी हाइड्रोफिलिक एंड है, मतलब ये वाले ये मतलब पानी से प्यार करने वाले, वो पानी की तरफ चले जाते हैं, और जितना हाइड्रोफोबिक एंड है, मतलब जिसको पानी से डर लगता है, वो कचड़े की तरफ, मतलब गंदगी की तरफ जाकर के अटैच हो जाते हैं। अब क्या होगा, जब गंदगी से ये सारे लोग जब अटैच होकर के और आप ऐसे रगड़े
तो क्या होता है, वो गंदगी के साथ ये लोग सब अटैच हैं, वो गंदगी को लेकर के उड़ जाते हैं। ठीक है, सो ऑयल ड्रॉपलेट है या जो भी गंदगी है उसको लेकर के उसके चिपक गए, और उसको इंक्रीजिंग द हाइड्रोकार्बन टेल अटैचेस इटसेल्फ टू ऑयली डर्ट, टेंड्स टू लिफ्ट ऑफ फ्रॉम द डर्ट सरफेस एंड डिसोसिएट्स इनटू फ्रैगमेंट्स, और अलग हो जाते हैं टुकड़े टुकड़े में। ठीक है, दिस गिव्स एन अपॉर्चुनिटी टू अदर टेल्स टू स्टिक टू ऑयल। ये दूसरे टेल्स को भी अपॉर्चुनिटी मिल जाता है कि भैया गंदगी से जाके मिलो, और जब आप पानी में डालो तो सबको छोड़ जाएगा साथ में लेके। So the solution now contains small globules of oil surrounded by detergent molecules. The negatively charged head present in water prevent the small globules from coming together to form aggregates. अब झुंड बनाने से वो जो है बचा देते हैं, कौन, जो नेगेटिव एंड्स वाले हैं, नेगेटिवली चार्ज हेड प्रेजेंट जो पानी के अंदर प्रेजेंट होते हैं, वो स्मॉल ग्लोब्यूल जो भी छोटा छोटा जो ग्लोब्यूल्स बना ना, उसको बचा देते हैं कि वो एग्रीगेट कर जाए, एक जगह जो है वो एसिमुलेट हो जाए, मतलब आ जाए साथ में रहने से। देखो ठीक है, thus the oil dirt is removed from the object। सीधा सीधा लफ्जों में बात करें तो गंदगी से अटैच हो जाएगा टेल, और पानी जो है पानी से अटैच हो जाता है उसका हेड वाला जो है बाहर रहता है, देखता है कि भैया कोई आ नहीं रहा ना पानी, नहीं तो पीछे जो पूंछ है वो डर जाएगा, तो पूंछ क्या करता है, वो जाके सट जाता है ऑयल के साथ, और सब लोग अच्छा सा मिल गया। अब अचानक से जब पानी आता है तो बोलता है भागो, और सब उड़ जाता है लेकर के, पानी खत्म, वो चला गया नाला में, कपड़ा आपका सूख गया। ठीक है, दैट इज योर चैप्टर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। थैंक यू।